मैं अर्पित यादव आपका अपने लर्नो ऐप में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे हाई स्कूल यूपी बोर्ड की मैथ, और कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो चुकी है, त्रिकोणमिति और हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी के कुछ सम्स हो चुके हैं। अब एक नया चैप्टर है जो हम शुरू करेंगे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आज मतलब जितना भी फॉर्मेट होता है इसका बेसिक होता है, आज वो क्लियर करेंगे। इससे के बाद अगले लेक्चर में जितनी भी इसकी एक्सरसाइज है, इससे रिलेटेड जितने भी सम्स बनेंगे वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी बिल्कुल हमारे पास आ चुके हैं और आप लोग भी घबरा रहे होंगे। तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने लर्नो ऐप को ज्वाइन करें और बेस्ट तैयारी करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी ज्वाइन कराइए। एक दूसरे से आप लोग इसके बारे में बताइए और उनको ज्वाइन कराइए। यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा कुछ जो जैसा आपको फील होता है वैसा बताइए। चलो शुरू करते हैं। आज का अपना लेक्चर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हमारे एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, इससे जो क्वेश्चन आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, वो 5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं बच्चों? 5 नंबर के आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन जितने भी आते हैं हमारे, कितने नंबर के आते हैं बच्चों? 5 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। 70 नंबर में से 5 नंबर के क्वेश्चंस निर्देशांक ज्यामिति के सवाल होंगे उसमें। ठीक है, चलो इसमें देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो सम्स है, देखिए जरा, आज केवल इसके बारे में जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है, इसका बेसिक क्लियर करेंगे। फॉर्मूले होंगे जैसे, और भी कुछ मुख्य बिंदु हो गए, उनको हम सीखेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखें, निर्देशांक ज्यामिति मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे होती है? एक तरीके से एक ग्राफ में होती है। कंप्लीटली किस में होती है बच्चों? एक ग्राफ में होती है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें एक्सिस होते हैं। कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब ऋणात्मक और धनात्मक दोनों एक्सिस होते हैं, और वाई एक्सिस में भी होता है ऋणात्मक और धनात्मक, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव। तो यहाँ पर बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, मतलब द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। बच्चों अगला वाला जो बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोलेंगे बच्चों? थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश। चौथा वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। बच्चों क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट मतलब बच्चों चतुर्थांश है। क्या है? चतुर्थांश। हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? चतुर्थांश बोलेंगे। ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं 0,0। ये जो पॉइंट होता है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट, जो जहाँ पे दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस राइट एंगल पर एक दूसरे को काटते हैं। मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 अंश के कोण पर एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं बच्चों? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। बच्चों क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। मूल बिंदु को इंग्लिश में ऑरिजिन बोलते हैं। यहां तक समझ में आया? ये पूरा एक्स एक्सिस होता है बच्चों। ये क्या होता है? पूरा एक्स एक्सिस, यक्स अक्ष होता है। ठीक है, यक्स अक्ष के जो ये एक्स और एक को एक्स डैश बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को 2 एक्सिस में डिवाइड किया गया है, मतलब ये पूरा एक एक्सिस होता है, मतलब इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है, एक्स और एक्स डैश। जो एक्स की ओर चलते हैं तो हम लोग वो धनात्मक संख्या लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं? धनात्मक, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे डैश डैश ले सकते हैं हम लोग बहुत सारे। तो जैसे ये हो गया 1, 2,
3 4 5 6 7 8। अगर इस साइड लेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर निगेटिव टर्म्स लेते हैं बच्चों। कैसे लेते हैं? निगेटिव 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। आया समझ में? पॉजिटिव टर्म्स और निगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स और निगेटिव इंटीजर्स। यक्स डैश की ओर निगेटिव इंटीजर्स रहेंगे, यक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सिस में होता है। वाई एक्सिस को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वाई एंड वाई डैश। तो वाई जो एक्सिस होता है उधर ऊपर साइड जब जाएंगे हम लोग तो फिर पॉजिटिव इंटीजर्स रखे जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डेड डेड डैश। आवश्यकता अनुसार हमें जितना मिलेगा उतना हम लेते चलते हैं। अब निगेटिव वाई डैश एक्सिस पे आ जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, -6 ऐसे डेड डैश करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो एक्सिस के बारे में आप लोग जान चुके हैं। एक्सिस के बारे में कुछ समझ में आया? और बता दें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा इसमें क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब निर्देशांक होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या क्या होते हैं? जैसे कि हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स कॉमा वाई में, मतलब निर्देशांक। ठीक है बच्चों, क्या होता है? निर्देशांक, निर्देशांक इंग्लिश में इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो हम इनको कोऑर्डिनेट्स को एक्स कॉमा वाई बोलेंगे। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? एक्स कॉमा वाई। इस पहले वाले को हम लोग बोलते हैं भुज, और दूसरे वालों को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। पहले वाले को हम लोग बोलते हैं भुज और दूसरे वाले को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? कोटि। तो यहां तक समझ में आया भुज क्या होता है और कोटि क्या होता है। ठीक है, तो x कॉमा वाई जैसे कि निर्देशांक, x कॉमा वाई का मतलब यहाँ पे कोई नंबर हो सकता है, जैसे 1,2 5,3, या फिर निगेटिव, या फिर 0 से भी 0,5 -2,3 3,-5, ऐसे कुछ भी हो सकते हैं निर्देशांक हमारे। ठीक है, तो उनको हम लोग जानने के लिए x कॉमा वाई, पहले वाले को भुज बोलते हैं, दूसरे वाले को कोटि। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोलते हैं अपसाइसा और इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। बच्चों पहले वाले को क्या बोलते हैं? अपसाइसा, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो अब एक्सिस के बारे में, जैसे एक्सिस के बारे में बात किया, तो जो पहले एक्सिस में होंगे तो पहले एक्सिस में भुज और कोटि दोनों पॉजिटिव आएंगे। क्यों? क्योंकि अच्छा पहले एक चीज ये बता दें कि एक्सिस में चला कैसे जाता है। एक्सिस में पहले एक्सिस पहले चलते हैं और वाई एक्सिस बाद में चलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस बच्चों पहले चलते हैं और वाई एक्सिस बाद में चलते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखा जाए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब प्रथम चतुर्थांश में अगर हम लोग देखेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में ये देखो है, और ये मतलब एक्स एक्सिस पहले चलेंगे तो एक्स एक्सिस में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे और वाई एक्सिस में पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, मतलब धनात्मक संख्याएं मिलेंगे एक्स एक्सिस में भी और वाई एक्सिस में भी। तो देखो एक्स भी प्लस का आएगा, मतलब कि अपसाइसा, और ऑर्डिनेट वाई मतलब वाई भी प्लस का आएगा। दोनों मतलब कैसे रहेंगे? प्लस कॉमा प्लस। भुज और कोटि दोनों प्लस के रहेंगे, राइट। और चलते कैसे बताया आपको, ठीक है। जैसे हमें 4,3 रिप्रेजेंट करना है, 4,3 ग्राफ में कहाँ पे आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे? सीखिए जरा। 3,4, 3 देखो एक्स में पहले चलते हैं, 3 यहाँ तक आ गए बच्चों। ठीक है, तो 3,4 लो, 3 से ऊपर ऐसे ऐसे चल के 4, वाई में 4 ऐसे, ये दोनों जहाँ पे क्रॉस कर देंगे वो पॉइंट हो जाएगा 3,4, मतलब ए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? 3,4 हो जाएगा। तो ये भी चीज़ समझ में आई कि एक्सिस में हम लोग चलते कैसे हैं। ठीक है, तो इसलिए प्लस प्लस होता है, मतलब भुज भी प्लस का होगा और
कोट भी प्लस का आएगा। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश में। तो द्वितीय चतुर्थांश में आइए, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स एक्सिस इधर मिलेगा और वाई एक्सिस इधर मिलेगा, और हमने आपसे बोला है पहले एक्स एक्सिस चलते हैं, तो हमें एक्स एक्सिस निगेटिव चलना पड़ेगा। तो माइनस एक्स पहले आएगा, भुज आएगा निगेटिव, और कोटि पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव कोटि क्यों आएगा? क्योंकि y में जब चलेंगे तो पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स मिलेंगे, तो फिर ये हो गया प्लस का। आएंगे समझ में? और साफ साफ लिख दे रहे हैं, अच्छा लगे हमको भी और आपको भी, ठीक है। x निगेटिव रहेगा और y पॉजिटिव रहेगा। अब बात करेंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी पहले एक्स से चलेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये मिल रहा है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस मिल रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर पहले एक्स से चलेंगे तो वो भी निगेटिव मिलेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वाई एक्सिस चला जाएगा तो वो भी निगेटिव मिलेगा, राइट। तो दोनों मतलब भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक आएंगे। बात करेंगे अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी वही होगा, पहले हम लोग एक्स एक्सिस चल रहे हैं तो पहले एक्स एक्सिस हमें पॉजिटिव मिलेगा। देखो इसमें ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, तो एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, तो भुज को हम प्लस में आएगा पॉजिटिव, और कोटि जो होगा निगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस निगेटिव जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बच्चों समझ में आया कि प्रथम क्वाड्रेंट प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश में भुज और कोटि पॉजिटिव निगेटिव कैसे होते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। प्लस प्लस दोनों भुज और कोटि प्लस रहेंगे प्रथम क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस मतलब भुज माइनस का और प्लस का कोटि आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस मतलब भुज और कोटि दोनों निगेटिव आएंगे, दोनों ऋणात्मक आएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में भुज आएगा प्लस का और कोटि आएगी माइनस का। इस तरीके से जैसे हमने लिखा हुआ है, आप लोग भी अगर एक फिगर ऐसा बना लेंगे, एक क्वाड्रेंट ऐसा बना लेंगे चार्ट, और इसमें ये सब चीज़ें लिख लेंगे, तो निश्चित तौर पे आ जाएगा और वो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि जो जैसे हमने आपको समझाया है और आपने जैसी इमेज देखी है, और ये इमेज आपको एक रजिस्टर में छापना है, पेज में छापना है। क्यों? क्योंकि जैसा समझाया गया है आपने वैसा देखा है ना, तो इससे जल्दी समझ में आएगा। तो इसको बिल्कुल ऐसे ही छाप लीजिए, समझ लीजिए। इसमें मूल बिंदु लिखा हुआ है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? 0,0, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन इज 0,0, ठीक है। और हमारे ख्याल से इसमें और क्या रह गया है कोऑर्डिनेट्स में? ऐसा कुछ तो नहीं है अब, नहीं मतलब कोऑर्डिनेट्स के से रिलेटेड कोई भी ऐसा नोट्स नहीं है जो बताना पड़े। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि टेबल बनानी पड़ेगी, इसकी चार्ट बनाएंगे, रजिस्टर में लिखेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, उसको रिवाइज करेंगे। इसलिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो हम इसको बच्चों एक रेज करके और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है, रेज कर दिया ये। अब देखो आपको पहले जैसा दिखने लगा है। अब इसमें हम कुछ नई चीज़ें और बताने जा रहे हैं आप लोगों को, बहुत सी चीज़ें बता चुके हैं। देखो अक्षों में सर्वप्रथम एक्स एक्सिस चलते हैं, फिर वाई एक्सिस चलते हैं, ये नोट हमने पहले बताया। पहला नोट क्या है बच्चों? एक्सिस में हम लोग क्या करते हैं, नंबर फर्स्ट नोट है, एक्सिस में एक्स अक्ष पहले चलते हैं और वाई अक्ष बाद में चलते हैं। वो चाहे प्लस का चलना हो और चाहे माइनस का चलना हो, एक्स हमेशा पहले चलते हैं और बाद में वाई चलते हैं। मूल बिंदु मतलब ऑरिजिन, हमने बताया था ना कि निर्देशांक 0,0 होते हैं। अच्छा बच्चों, मूल बिंदु होता कहाँ पे है? जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं 90 अंश के कोण पर, सम कोण पर एक दूसरे को काटते हैं, उसे हम उसे क्या बोलेंगे? ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु। क्या बोलेंगे बच्चों? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। मूल बिंदु के निर्देशांक बच्चों क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। कोई प्रॉब्लम? मूल बिंदु समझ में आया? हाँ, दूसरा पॉइंट हो गया। अब बात करेंगे तीसरे पॉइंट के। जब कोई रेखा एक्स एक्स को किसी बिंदु पर काटे तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? उस बिंदु के निर्देशांक एक्स कॉमा बच्चों 0 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है?
हाँ, इसको हम समझा रहे हैं एक्स कॉमा जीरो। क्यों? क्यों जी? हाँ, एक्स एक्सिस पर काटेगा। मान लो ये एक लाइन जा रही है और ये एक्स एक्सिस को काट के निकल गई, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे काट रही है, यहाँ पे वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। अब ये एक्स एक्सिस पे काट के निकलेगी, यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट होगा, जैसे यहाँ पे -1 बोल दिया और यहाँ पे -2 है, तो -2 से मान लो -2 वाले पॉइंट से काट के निकल गई। तो बताओ फिर उस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? तो हमने बोला पहले एक्स एक्सिस हमेशा चलते हैं और बाद में वाई एक्सिस चलते हैं। तो अगर एक्स एक्सिस पे कहीं पर भी काटेगा तो पहले एक्स एक्सिस में देखो -2 कॉमा एक्स एक्सिस में कितना चल के आया है 1 2, यहाँ तो 0 होता है 1 2, एक्स एक्सिस में 2 चल के आया है, तो हमारा भुज हो जाएगा 2 और कोटि, कोटि मतलब कि वाई एक्सिस देखते हैं, वाई एक्सिस में कहीं पर नहीं गया है, वाई एक्सिस में चला नहीं, मतलब यहाँ से आया और यहीं रुक गया। वाई एक्सिस मतलब अगर ऊपर जाए या फिर नीचे आए तो वाई एक्सिस पे चलेगा, वाई एक्सिस पे बिल्कुल नहीं चल पाया, इसलिए वहाँ पर 0। तो कहने का मतलब है इसमें नोट्स लिखा हुआ है यदि कोई रेखा एक्स अक्ष पर किसी बिंदु पर काटती है तो उसके निर्देशांक x, 0 होंगे। तो मतलब x का मतलब कोई ना कोई x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू कोई ना कोई होगी, जैसे यहाँ पे 2, कभी कभी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कभी कभी निगेटिव आएगी। वाई एक्स पे बिल्कुल नहीं जाएगा तो वाई का तो वैसे भी 0 हो जाना है। इसी तरीके से एक और पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है, बस शर्त ये है इसमें कि अब ये वाई एक्स को काटेगा। किसको काटेगा? वाई एक्सिस को काटेगा। जब कोई रेखा वाई अक्ष को किसी बिंदु पर काटे तो उस बिंदु के निर्देशांक, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? ठीक है, वाई एक्सिस पे काटना है। कहां पर काटना है बच्चों? वाई एक्सिस पे। तो अच्छा, आप लोग को वाई एक्सिस दिख रहा होगा, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, तो ऊर्ध्वाधर वाला क्या होता है? वाई एक्सिस होता है। तो ऊर्ध्वाधर में पूरा वाई एक्सिस है बच्चों, इसको चाहे जहां से काट के कोई भी रेखा निकल के जा सकती है, ठीक है। तो मान लो इसको यहां पर काट कर दिया है, ठीक है, तो यहां पर वाई एक्सिस में कोई ना कोई पॉइंट तो जरूर होगा ना। जैसे यहाँ पे हम काउंट करते हुए आ जाएं 1 2 और यहाँ पर 3 फिर हो सकता है, ठीक है, 1 2 3। तो अगर हम बात करें तो एक्स एक्सिस पहले चलते हैं, तो इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट में एक्स एक्सिस कितना चला? एक्स एक्सिस ना इधर जा पाया, क्योंकि एक्स एक्सिस अगर जाएगा तो इधर जाएगा, ये तो फिर इधर जाएगा, इधर पॉजिटिव जाएगा और इधर निगेटिव जाएगा, तो एक्स एक्सिस पे तो बिल्कुल नहीं जा सका है। वाई एक्स पे गया है, वाई एक्स पे कितना गया है? +3, मतलब प्लस का 3 गया। वाई एक्स पे बिल्कुल नहीं गया तो मतलब 0, वाई एक्स पर बिल्कुल नहीं गया 0 कॉमा, सॉरी एक्स एक्सिस पे बिल्कुल नहीं गया, वाई एक्सिस पे गया है। वाई एक्सिस पे कितना गया है? 3, तो 3 0,3 मतलब कोट की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसलिए y 0, इस y की कोई ना कोई वैल्यू है, ये जो y है इस y की कोई ना कोई वैल्यू है। ये देखो, आएगा नहीं आया समझ में? समझ में आ गया? अगर कोई रेखा x अक्ष पर किसी बिंदु पर भी काटे या फिर y अक्ष पर किसी बिंदु पर भी काटे तो उस बिंदु के निर्देशांक आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एक्स एक्स पे काटे तो x, 0, वाई एक्स पे काटे तो y, 0, ठीक है। अगर हम बात करें, इनको इंग्लिश में समझा दें, ठीक है, तो वी फर्स्ट अटेम्प्ट x एक्सिस देन y एक्सिस। सेकेंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब मूल बिंदु, इज 0, 0। थर्ड जो है, व्हेन आ लाइन इंटरसेक्ट ऑन अ पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस, जब कोई लाइन एक्स अक्ष पर काटे किसी बिंदु पर, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इज x, 0। फोर्थ पॉइंट है, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट ऑन अ बिंदु ऑफ अ y एक्सिस, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज 0, y। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट पेज क्या है, इसको रेज कर देते हैं, ठीक है। इसमें तो आप लोग सब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आप लोग सब समझ चुके हैं। नेक्स्ट पेज में देखें क्या है। इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं, ठीक है, जैसे कि दूरी के फॉर्मूले होते हैं। इसमें एक हम कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
ये पूरा एक्स एक्सिस है, एक्स एंड एक्स डैश, ये पूरा वाई एक्सिस है, वाई एंड वाई डैश। ये क्या होता है बच्चों, मूल बिंदु होता है, जैसे 0,0 इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो बच्चों जैसा कि लिखा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो इनमें से कोई भी दो बिंदु कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं एक्सिस के अंदर, पूरे मतलब कहीं एक एक इस चतुर्थांश में तो दूसरा उस चतुर्थांश में, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, हमें उनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। जैसे एक बिंदु हमारा यहाँ पे स्थित है और दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पे स्थित है, ये ए बी कोई लाइन बन गई है, तो इस ए बी की हमें क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकलेगी बच्चों, ए के मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आया है तो ए के कोई ना कोई निर्देशांक तो जरूर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ए के मतलब कोई ना कोई निर्देशांक यहाँ पर जरूर होंगे, और बी के भी कोई ना कोई निर्देशांक होंगे। मान लो ये निर्देशांक x1 y1 और इसके निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। तो हमने पॉइंट ए और बी के हमने कोऑर्डिनेट्स लेट कर लिए हैं। ठीक है, तो अब इसकी जितनी लंबाई होगी तो ए और बी के बीच की दूरी भी उतनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का बच्चों फॉर्मूला होता है जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये देखो ये लिखा हुआ है, वहां बताने की क्या जरूरत थी, इधर ही पे देख लो। जैसे कोई लाइन है, हाँ ये लाइन है तो हमें लाइन दिख रही है ऐसे, आप लोग भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं। आप लोग को इतना ये कोऑर्डिनेट बनाने की जरूरत नहीं है, निर्देशांक बनाने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग चतुर्थांश बनाने लगो, आप लोग भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हम तो वहां भी दिखा दिए। तो जैसे कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जैसे ए और बी दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं के निर्देशांक हो गए, ए के निर्देशांक हो गए x1 y1 और बी के निर्देशांक हो गए x2 y2। तब हम क्या करेंगे, इनके बीच की दूरी का फॉर्मूला देख लो, अंडर रूट, ये पूरे में होता है बच्चों, ठीक है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। अच्छा कोई कोई क्या करता है यहाँ पे चेंज कर देता है, मतलब x1 माइनस x2 कर देता है और यहाँ पे y1 माइनस y2 कर देता है, तो कोई गलत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर होने के बाद टर्म्स अपने आप पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि किसी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या फिर किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो हर एक कंडीशन में पॉजिटिव आना है। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है, आप लोग कर सकते हैं, ये गलती नहीं मानी जाएगी इसको। तो लेकिन हम लोग का फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, अगर कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग मतलब निर्देशांक के अकॉर्डिंग दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछी जाए तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। चलो बीच की दूरी का फॉर्मूला आ गया। अब बात करते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। अच्छा मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या करेंगे, अरे भैया मूल बिंदु में तो क्या होगा, x की वैल्यू दी जाएगी और y की वैल्यू दी जाएगी, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी, तो भैया मूल बिंदु मान लो ये है और एक बिंदु यहां पर है, ठीक, तो मूल बिंदु तो 0,0 हो गए, राइट, और हमने इसको मान लिया x, y, जिस मूल बिंदु से जिस बिंदु तक की दूरी चाहिए, तो यहां पर हम इसको p लिख दें और इसको यहाँ पे q लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो अगर हम p q फाइंड करना चाहते हैं और हमें मूल बिंदु पता है तो हमें क्या है x2 माइनस x1 करना पड़ेगा। तो भैया x2 तो यहाँ पे y हो जाएगा, y माइनस x2 मतलब हो जाएगा ये वाला x2 माइनस x1, x1 के लिए 0 रखेंगे, x माइनस 0 का होल पे स्क्वायर करो, इससे अच्छा x का होल की स्क्वायर कर दो, ओनली x स्क्वायर, इसी तरीके से इसमें y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओ पी, यहाँ पे o और ये इसका नाम p दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं बच्चों, इसका नाम इसका नाम दे सकते हैं बच्चों हम लोग o और इसका नाम p दे सकते हैं। समझ में आया, अगर किसी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से पूछे तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, मिड पॉइंट ऑफ एनी टू पॉइंट्स
दो पॉइंट्स हैं और उनका मिड पॉइंट निकालना है। मान लो जैसे कि ये लाइन दिख रही है आप लोग को, ये लाइन लिखी हुई ना इधर पे, ये लाइन दिख रही है, एक लाइन, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट तक की डिस्टेंस है। तो इसके जो मध्य बिंदु के निर्देशांक चाहिए, तो मध्य बिंदु का मध्य बिंदु मान लिया यहाँ पे कोई मध्य बिंदु P है, तो इसके अगर निर्देशांक हमको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, मतलब इसमें भी निर्देशांक निकलेंगे, तो इसमें भी भुज और कोटि दोनों निकल के आएगा। तो हम लोग ये लिखा हुआ है x1 प्लस x2 बाई टू, मतलब इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कम समझ में आ रहा है हम आपको अपनी भाषा में अपनी लैंग्वेज में लिख के दिखाई दे रहे हैं। क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, x1 प्लस x2 बाई टू कॉमा y1 प्लस y2 बाई टू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी टू पॉइंट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनी टू पॉइंट्स। आ गया बच्चों समझ में, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दो बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ये लिखा हुआ है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू पॉइंट्स, मतलब दो बिंदुओं के बीच में जो मध्य बिंदु होता है उसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला ये है। अच्छा, पी के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, अब तो आप लोग समझ जाओगे। देखो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, वैल्यू रखते चले x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बच्चों लिखा हुआ है एक फॉर्मूला, जो लिखा हुआ है इसका नाम है, इस फॉर्मूले का फॉर्मूला नंबर 5, इसको बोलेंगे सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अभी बता रहे हैं, इसका नाम तो लिख दें, नाम तो लिखा नहीं गया यहाँ पे, नाम लिख दें, इसका नाम है त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है इसका बच्चों। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल जान लेते हैं कैसे होता है। देखो, जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल मान लो, समद्विबाहु त्रिभुज, ये आइसोसेलेस कोई ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, ए बी सी इसके वर्टेक्स, मतलब इसके शीर्ष ए बी सी हैं, इसके तीनों शीर्ष से हम लोग क्या डालते हैं, रेखाएं डालते हैं, तो वो कहीं पर इस बिंदु पर, तीनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही हैं, कहीं ना कहीं पर इंटरसेक्ट हो रही हैं, तीनों एक सेम बिंदु पॉइंट पर। ठीक है, वो मान लो पॉइंट क्या है यहाँ पे, मान लो पॉइंट ये ओ है, ओ लिखा हुआ है वो भी। ठीक है, ओ, तो बिंदु ओ के निर्देशांक, और ये जो ओ बिंदु है यही है त्रिभुज का केंद्रक, तो त्रिभुज के केंद्रक निकालना है हमें, सेंट्रॉइड फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें। क्या लगाना पड़ेगा बच्चों, देखो अब मेरे पीछे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई टू। ठीक है, जो ये वाला है ये भुज बनेगा और ये कोटि बनेगा। ठीक है, क्या इसको और अच्छे से लिख दें, समझ में नहीं आ रहा, देखो नीचे लिखे दे रहे हैं। हाँ, ये ओ के केंद्रक क्या है बच्चों, ओ, तो केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई थ्री कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई थ्री। यहाँ तक समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, फॉर्मूला समझ में आया त्रिभुज के केंद्रक का। त्रिभुज का केंद्रक जब भी निकालना हो आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। और त्रिभुज में क्या होता है, और कुछ नहीं होता है यहाँ पे वर्टेक्स, हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, शीर्ष से हम लोग रेखाएं डालते हैं उसकी अपोजिट साइड में, उस शीर्ष की विपरीत भुजा में हम लोग क्या डालते हैं, एक रेखा डालते हैं। तो तीनों से डालेंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे, वो तीनों भुजाओं का कॉमन मतलब उभयनिष्ठ बिंदु होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रॉइड ऑफ व
ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? त्रिभुज का केंद्रक। चलो आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि जो चीज़ें जैसे लिखी हुई हैं ये आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। हो सकता है फॉर्मूले आपको यहाँ पे ना समझ में आए हों, लेकिन हमने जो मेंशन किया हुआ है, जिस तरीके से मेंशन किया हुआ है, वो तो समझ में आएगा ना। जल्दी से देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसको रेज कर देते हैं। नेक्स्ट पेज में देखो। इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है और उसके कोऑर्डिनेट्स निकले हुए हैं। ट्रायंगल मतलब उसके 3 शीर्ष हैं। वर्टेक्स कितने हैं इसके? 3। ए बी सी, ए बी सी। चलो देखते हैं। अब बात, ये एक त्रिभुज बना हुआ है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज है तो उसका क्षेत्रफल भी हो सकता है। हो सकता क्या है? होएगा ही, है ना। तो त्रिभुज, पहली बात तो एक बंद आकृति है, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज ही कहलाती है, ठीक है। तो एक बंद आकृति है। हम्म तो त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोगों ने बहुत से पढ़े होंगे, है ना। 1/2, जैसे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करके बता दे रहे हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर बात करेंगे, क्षेत्रफल इसके त्रिभुज के क्षेत्रफल हम लोगों ने बहुत से पढ़े हुए हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल देखो, कौन कौन से त्रिभुज के क्षेत्रफल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आप लोगों ने एक त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट। परपेंडिकुलर हाइट होती है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। दूसरा त्रिभुज पढ़ा हुआ है आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब इक्विलैटरल का भी होता है समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। √3/4 ए स्क्वायर, मतलब साइड स्क्वायर, ठीक है। नंबर 3 पढ़ा हुआ है आपने, कौन सा? हीरोन्स फॉर्मूला, √S, S-A, S-B, S-C। यहाँ पे S क्या है? S है हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, A+B+C/2, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने, 3 फॉर्मूले ये पढ़े हुए हैं। और भी त्रिभुज से रिलेटेड और भी फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन जब ये होता है, डिस्टेंस दी होती है प्रॉपर, तब हम ये लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। इन फॉर्मूला का यूज तभी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। आप लोग को फॉर्मूला अगर नहीं आते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। हम लोग त्रिभुज का फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो अगर नोट करना है तो। हाँ, हम लोग इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल पढ़ेंगे वो कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, मतलब निर्देशांक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें कि x1, y1, x2, y2 और x3, y3 दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ये लिखा हुआ है बच्चों, त्रिभुज, ठीक है। हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसमें 1/2 ब्रैकेट x1, फिर छोटा ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2, y2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस y2। ये थोड़ा सा पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है, याद करने में भी तो जब पढ़ने में डिफिकल्ट लग रहा है तो याद करने में भी बिल्कुल भी ना याद करो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो चीज़ बोला जाए उसको याद कर लेना, इसकी एक ट्रिक याद कर लेना, ठीक है। अगर निर्देशांक के अकॉर्डिंग त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो 23, 31, 12 याद कर लेना। क्या याद कर लोगे बच्चों? 23, 31, 12। अब 23, 31, 12 अप्लाई कैसे करना है वो आप मेरे साथ देखिए कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो हम लिख रहे हैं 1/2 तो बाहर हो गया, ठीक है। x1 ये ब्रैकेट लगाना, छोड़ देना इसे, प्लस x2 ये ब्रैकेट लगाना, यहाँ से छोड़ देना, प्लस x3 ये ब्रैकेट लगाना और यहाँ तक, ऐसे यहाँ तक छोड़ देना। कोई प्रॉब्लम? देखो ये हो गया x1, x2, x3 हो गया। अब हमने बोला 23, 31, 12। क्या बच्चों? 23,
31 और 12, इनको ध्यान रखना। मतलब 23 y2 माइनस y3, 31 y3 माइनस y1, 12 y1 माइनस y2। अब आप लोग देखो जरा, इसको बड़े ब्रैकेट से बंद भी कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग ये देखिएगा, उसमें फॉर्मूला जो लिखा हुआ है उससे मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा। तो क्या जरूरत है हमको इतना बड़ा फॉर्मूला लर्न करके, हैं? केवल 23 31 12 तो लर्न करना है, ऐसे लर्न कर लो, ठीक है। लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, अजीब ढंग का लिखा हुआ है, कहाँ पे y1 आ जाता है, कहाँ पे y2 आ जाता है, कहाँ पे x1, कहाँ पे x2, ये सब कहाँ पे आ जाता है, कितना याद कर पाओगे। इस तरीके से 23 31 12 याद करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब भी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर लेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स। अब आगे बात करेंगे, जब कोई दो बिंदुओं, मतलब जब कोई दो बिंदु होंगे, ठीक है, दो बिंदुओं मतलब x1 कॉमा वाई, सॉरी यहाँ पे y1 कर लीजिएगा, x1 कॉमा y1, वह भी बिंदु है x2 कॉमा x2 कॉमा y2, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड। अब यहां पे हम क्या करेंगे, दो बिंदु मान लिया A और B हैं। दो बिंदु कौन कौन से हैं, x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2। दो बिंदु को जोड़ने, दो बिंदु हैं ए बी, एक रेखाखंड को जो जोड़ते हैं, उनके निर्देशांक x1 कॉमा y1, x2 कॉमा y2 हैं। तो जोड़ने वाले रेखाखंड को m1 रेशियो m2, ठीक है, के अनुपात में आंतरिक विभाजन करे तब बिंदु के निर्देशांक, मतलब कि अब कोई एक अदर रेखा, कोई एक दूसरी रेखा कहीं से इसको विभाजित करे, मान लो इस पॉइंट से विभाजित करे, रेशियो में m1 रेशियो m2, ठीक है। मान लो ये C बिंदु है या O बिंदु है या कुछ भी है, कोई भी बिंदु हो सकता है, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, क्या बच्चों, उसके निर्देशांक क्या होंगे। जैसे कि कोई A बिंदु है और B बिंदु है, A और B बिंदु को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, उस रेखाखंड को कोई दूसरी रेखा किसी बिंदु पर काटे, तो उस बिंदु के निर्देशांक जब निकालना हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला बच्चों, क्या लगाएंगे, ये लिखा हुआ है। जैसे कि अच्छा ये समझ में कम आ रहा होगा, हम बिल्कुल इधर साफ साफ, ये आंतरिक विभाजन है बच्चों, क्या लिखा हुआ है, ये देखिए, ये क्या है, आंतरिक रूप से विभाजन। तो ये आंतरिक विभाजन का फॉर्मूला है। तो देखो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई प्रॉब्लम, ये वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा इधर ज़्यादा साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। आ गया समझ में, इसमें दिखने m1 वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वही चीज़ इधर पे लिखी हुई है, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। समझ में आ गया ये किस बिंदु के निर्देशांक हैं। हाँ, इधर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये पूरा जो आंसर निकल के आएगा ये भुज होगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा कोटि। समझ में आ गया भुज और कोटि है। बिंदु ए और बी से मिलाने वाले रेखाखंड को कोई एक दूसरी रेखा जिस बिंदु पर काटेगी, तो उस बिंदु के निर्देशांक ये, मतलब बिंदु सी के निर्देशांक हैं, ये किसके निर्देशांक हैं, बिंदु सी के निर्देशांक हैं। तो और यहाँ पे जब विभाजन करे, अब एक और फॉर्मूला इसमें देखो, पॉइंट डाल दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहला एक ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, और फिर इसके बाद हमने विभाजन सूत्र बताना शुरू कर दिया है। विभाजन सूत्र में पहला फॉर्मूला एक ये हो गया, और विभाजन सूत्र का पहला ये है, और विभाजन सूत्र का दूसरा
ये है, ठीक है। और जब विभाजन करे ना, और जब विभाजन बाह विभाजन करे, और जब यहाँ पे लिख लेंगे बाह, कैसा लिख लेंगे, बाह विभाजन करे, बाह विभाजन, बाह्य विभाजन, जब बाह्य विभाजन करेगा तब क्या फॉर्मूला होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम फॉर्मूला यही रहेगा, बस अंतर इतना है यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। जैसे कि ये लिखा हुआ है m1 का m1 इंटू x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2, देखो माइनस हुआ जा रहा है, ठीक है, कॉमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2, ठीक है। ये बाह्य विभाजन जब होगा तब हम विभाजन सूत्र ये वाला यूज करेंगे, तो वो भी बाह्य विभाजन जिस बिंदु से करेगा उस बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलो अब बात करते हैं, एक पॉइंट छूटा हुआ है यहाँ पर, क्या है, नोट पॉइंट पड़ा हुआ है 1। मान लो यदि कोई 3 बिंदु संरेखी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, ठीक है। इफ एनी 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, संरेखी की मतलब क्या होता है, कॉलिनियर, इफ एनी 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 0 होगा। अच्छा, संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कैसे हो गया, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। अगर वो त्रिभुज है तो उसका कोई ना कोई क्षेत्रफल तो जरूर होगा, तो संरेखी होने पे 0 क्यों हो गया, देखते हैं। अच्छा, आप लोग संरेखी का मतलब नहीं जानते, नीचे देखिए बच्चों, संरेखी की परिभाषा लिखी हुई है, डिफिनीशन ऑफ कॉलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। तो संरेखी बिंदु क्या होते हैं पहले वो समझ लो, ये लिखा हुआ है संरेखी बिंदु, 2 या 2 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा में स्थित हों, 2 या 2 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा में स्थित हों उन्हें हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संरेखी बिंदु कहते हैं। नहीं समझे, दिखाना पड़ेगा बना के बिल्कुल फिगर जैसा। चलो हम बिल्कुल बता दे रहे हैं, एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, क्योंकि जो चीज़ें हमने यहाँ पे लिखी हैं उसको तो जरूर लिखना होगा। क्यों, हमने समझाया है लिखने के साथ साथ, तो ये चीज़ जरूर समझ में आएगी। जब आप लोग ये चीज़ लिखोगे पक्का समझ में आएगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमने बताई है क्या होता है, तो इसको जरूर लिखना। ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट, फिर हम रेज कर दे रहे हैं। चलो देखते हैं इसमें, इसी में देख लेंगे रेज करके। हाँ देखो, अब क्लीन बिल्कुल दिख रहा है ना, अब अच्छे से समझ में भी आएगा। क्या है, यहां पर संरेखी बिंदु की बात कर रहे हैं, ए बी, इसी में और बिंदु आ गया, एक सी आ गया, लो डी आ गया। अब इसी में बिंदु हैं, मान लो कोई 3 बिंदु हैं। अब 3 बिंदु ये है, 3 या 4 कुछ भी हो जाए, मान लो 3 बिंदु ये हो गए हैं, और इसमें कुछ 3 बिंदु लेना चाहते हो तो 3 बिंदु ले लो, नहीं 4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं लेंगे 4, हम 3 बिंदु ले लेंगे। इसमें ए बी सी बिंदु हैं और यहाँ पर भी कोई बिंदु पी क्यू आर है, ठीक है, लेकिन ये संरेखीय नहीं है। ये जो 3 बिंदु हैं ये कॉलिनियर नहीं है, ये जो 3 बिंदु हैं वो कॉलिनियर हैं। क्यों, क्योंकि अभी आपको हमने परिभाषा बताई है, ये परिभाषा लिखी है संरेखी, 2 या 2 से अधिक ऐसे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा में पाए जाएं या एक ही सीधी रेखा में स्थित हों उन्हें उन्हें हम लोग संरेखी बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संरेखी बिंदु कहते हैं। तो संरेखी बिंदु क्या होंगे, जो एक ही रेखा में पाए जाएंगे। तो देखो एक ही रेखा में संरेखी बिंदु पाए गए, तो ए बी सी आर कॉलिनियर पॉइंट्स, मतलब ए बी व सी संरेखी बिंदु हैं, संरेखीय बिंदु हैं। बच्चों कुछ समझ में आया। अब यही यहाँ पर पी क्यू आर लिखे हुए हैं, ये एक सीधी रेखा में नहीं है, इधर उधर है, तो ये संरेखी बिंदु नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये चीज अभी आप लोगों ने पढ़ा, क्या संरेखी बिंदु होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। यदि कोई 3 बिंदु संरेखी हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। हमारे 3 बिंदु ए बी सी 0 हैं, तो इससे जो त्रिभुज बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। हाँ भैया 0 होगा। जब भैया तीनों बिंदु संरेखी हो जाएंगे तो त्रिभुज कैसे बना पाएंगे,
जब ये तीन बिंदु संरेखी हो जाएंगे तो त्रिभुज कैसे बना पाएंगे? अगर त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल कहाँ से होगा? ये भी तो है ना। हाँ, तो वो त्रिभुज ही नहीं बन रहा, बस बिंदु संरेखी हैं, तो त्रिभुज जब बनेगा नहीं तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं। तो समझ में आया, संरेखी बिंदु होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों होता है? आप लोग यही पढ़े होंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 क्यों होता है, ये नहीं जान पाए। आप लोगों ने क्या पढ़ा है कि त्रिभुज के अगर कोई 3 पॉइंट्स हो, अगर कोई 3 पॉइंट्स हो, त्रिभुज के नहीं, अगर कोई 3 पॉइंट्स हैं, 3 बिंदु हैं कोई, तो संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा क्या उनसे त्रिभुज बनेगा? जब संरेखी होंगे तो त्रिभुज कहाँ से बनेगा? तो जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल भी नहीं, इसलिए 0 होता है। अब ये 3 बिंदु पी क्यू आर हैं, ये संरेखीय नहीं है, तो अगर इनको ज्वाइन कर दो, इनको मिला दो तीनों पॉइंट्स को, तो एक त्रिभुज बन जाएगा। जब एक ये त्रिभुज बन जाएगा तो फिर जब त्रिभुज बन गया तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो है। हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं यदि कोई 3 बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। संरेखी बिंदु बता दिया, एक ही लाइन में 3, 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स कुछ भी हों, वो सभी एक ही रेखा में स्थित हों, उन्हें संरेखी बिंदु कहते हैं। बच्चों यहाँ तक समझ में आया संरेखी बिंदु और विभाजन, ये चीज़ आप लोगों ने अच्छे समझ लिया। इस तरीके से आज हमने जो आपको बताया है ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री का बेसिक, जिसमें आप लोग फॉर्मूले के बारे में पढ़ चुके हैं। अब जो इसमें एक्सरसाइज आएगी वो करेंगे हम लोग, ठीक है। हमारे साथ जुड़े रहिए, बिल्कुल हमारे लर्नो प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और भी लोगों को जोड़िए, ठीक। जो फ्री चीज़ मिल रही है क्या है, सीखने में क्या जा रहा है, और बेस्ट मिल रहा है, हम वो चीज़ें दे रहे हैं जो एग्ज़ाम में आने वाली हैं, ठीक है। जुड़िए और आगे बढ़िए, हमारी यही दुआ है। और दूसरी चीज़ बता दें, किस जैसे रिस्पेक्ट करना है, दूसरे की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई चीज़, कोई अगर कोई बात किसी ने कह दिया, आपको बुरी लगी, कोई बात नहीं है, आप लोग को मैनर्स बताए गए हैं, आप लोग को मैनर सीखें, आप लोग मैनर सीखें, तो उसको ध्यान में रखते हुए उनको जवाब नहीं देना है, ठीक है। एक कान से सुनना है, दूसरे कान से निकाल देना है। अगर वो बात आपके हिसाब से सही नहीं है, आपके लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, तो कहने वाले लोग हैं तो कहेंगे ही, बातें हैं तो बोली जाएंगी, ठीक है। तो हमें क्या एक्सेप्ट करना है ये हम पर डिपेंड करता है, हमारी लाइफ है, इसमें कौन हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक। बस हमें पहचान सही और गलत की होनी चाहिए। मैनर कभी मत भूलिएगा। आप लोग भारत में रहते हैं, भारत का कल्चर समझिए। भारत में लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अपने से बड़ों को सम्मान कैसे देना है ये जानते हैं, तो उस तरीके से आप उनको सम्मान दीजिए। अच्छा, आप लोगों के सम्मान के लायक कौन है ये भी समझ लीजिएगा। आपके माता पिता पहली बात तो हो गए, दूसरी चीज़ आप क्या चीज़ें सीख रहे हैं, आप को आगे कौन बढ़ा रहा है, आप लोगों को हुनर किसने दिया, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना है, और उनके पीछे जो कारण है, जो जो लोग उनके पीछे हैं, जो लोग उनका कारण बने हुए हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना है। इसी बात को हम लेते हुए एक चीज़ कहेंगे, एक स्पीच लिखी हुई है इधर पे, रिस्पेक्ट द टीचर्स हु डिसाइड्स योर फ्यूचर और योर चाइल्ड्स। टीचर्स आर नॉट एम्प्लॉय, दे आर चाइल्ड सेकेंड पेरेंट्स। कहने का मतलब ये हो गया, आप लोग टीचर्स से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उस टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। टीचर्स योर मतलब फ्यूचर, और मतलब टीचर्स क्या होते हैं, जो आपकी लाइफ डिसाइड करते हैं, ठीक है, आपकी लाइफ सक्सेसफुल बनाते हैं, ठीक है। आपको भी नहीं पता होता है कि हम आगे क्या कर पाएंगे। जब आप लोग सीख जाते हैं टीचर के माध्यम से, तब आप लोग रास्ता देख पाते हैं कि आगे हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, मतलब आगे का रास्ता बिना शिक्षा की दिखाई नहीं देता है। तो वही चीज़ बोली गई है, रिस्पेक्ट द टीचर्स, उन अध्यापकों की इज्जत करो, हु डिसाइड्स योर फ्यूचर, जिन्होंने आपका भविष्य तय कर रखा है, ठीक है, जो आपके भविष्य तय करते हैं, और योर चाइल्ड्स, और आपके बच्चों का। अरे आपके बच्चों का मतलब आपके बच्चों को भी तो टीचर्स ही पढ़ाएंगे ना। टीचर्स आर नॉट एम्प्लॉय, वे कोई कर्मचारी नहीं है जो उनसे दबाव बना के काम कराया जा सकता है। आप अगर काम ना करें तो आप लोग उनको, ठीक है, दबाव बना के काम कराएं, काम गलत हो जाए तो उनके प्रति
अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। बदतमीजी से पेश आए। टीचर्स आर नॉट एम्प्लॉय, वो कोई एम्प्लॉय नहीं है जो आपकी हर एक काम को कर देंगे या आपकी हर एक बात को मान लेंगे। दे आर योर चाइल्ड सेकेंड पेरेंट, ठीक है। वो आपके बच्चे के दूसरे पेरेंट्स हैं। मतलब पहले तो माता पिता जिनसे जो जन्मदाता है वो उनके पेरेंट्स हो गए। दूसरे पेरेंट्स अगर बोला जाए तो किसको बोल सकते हैं हम लोग? टीचर्स को बोल सकते हैं, जिनकी माध्यम से हम लोग बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं, एक सक्सेस प्राप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए हमारे लर्नो ऐप से और सीखिए, आगे बढ़िए और अच्छे अंक प्राप्त करिए।